गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड तो है ही, इसका सामना करना है। और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि वीडियो के क्वालिटी में बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। ये वजह ये है कि क्यों नहीं है इसका बेहतर क्वालिटी, क्योंकि ये मैं ऑफलाइन क्लास के दौरान ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसका क्वालिटी ख़राब हो रहा है। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूँगा तो उसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन के लिए रिकॉर्ड करूँगा, तो उसका क्वालिटी सच में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ख़ास करके अभी जो क्लास चल रहा है इसके तुलना में। तो नए वाले सब्जेक्ट से आप लोग प्रॉपरली रूटीन बना लेंगे और उसको अटेंड करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करें, या आप लोग कमेंट में बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसे ही मैं शुरू करूँगा। तो इसको शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना यहीं तक था। हमारा ये चैप्टर है विविध। जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जहाँ एक ओर यह फसलों तथा पशुओं में होने वाली बीमारियों व उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों, औषधियों, सूक्ष्म जीवों एवं चिकित्सीय उपकरण का ज्ञान वो उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन का उच्च स्तर प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य व दैनिक जीवन के कई समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जॉर्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बॉर्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनास सॉल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट शॉबिन ने मौखिक पोलियो वैक्सीन विकसित की, जो इस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः आर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप मनुष्यों में ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडीय मूल्यांकन तकनीक है। इसके द्वारा वस्तुओं के द्विमीमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएँ, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। ईईजी या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईओजी इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी रेटिना की विश्राम दक्षता के मापन की तकनीक है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों तथा इसको नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की तकनीक है। प्रमुख चिकित्सा उपकरण स्टेथोस्कोप हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। तो ये जो कॉलम वाला कंटेंट होता है इसको कॉपी में लिखिए या पेज में लिख करके आप इसको दीवार पे लगाएं,
तो ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रह पाएगा। पेसमेकर, हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृत का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को सीटी स्कैन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृत का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये पूरा है नाम इसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, ये पूरा नाम है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्ति के सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मैमोग्राम वक्ष से संबंधित है। इसमें एक्स किरणों के द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों, मुख्यतः स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रीप्लेजिया भी कहा जाता है। चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित में पक्षाघात हो जाना पैराप्लेजिया कहलाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है, जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ होता है। ऑकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का पहचान करता है। अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। लाइनस कार्ल पॉलिंग का कैंसर तथा विटामिन सी के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में वृहत शोध कार्य किया है। इनकी उपलब्धि पर इन्हें वर्ष 1954 तथा वर्ष 1962 का क्रमशः रसायन शास्त्र तथा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद तथा मोम प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः 15 से 20 मील प्रति घंटा, लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यातव्य है कि मधुमक्खी के छत्ते की एक विशिष्ट गंध होती है, जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वॉन फ्रिश ऑस्ट्रिया के जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया तथा व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1973 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियाँ दो विशेष प्रकार की नर्तक या नाच गोल तथा द्रुम दोलनी नाच द्वारा छत्ते से भोजन के स्रोत की दूरी की सूचना देती है। गोल नृत्य का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नज़दीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है। द्रुम दोलनी नृत्य का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते से अधिक दूरी पर है।
नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोखकर टूटने लगती हैं। इसीलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डब्बों में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। मानव शरीर में 2 नेत्र दर्शनेंद्रियों के रूप में होती है जो नासिका के दोनों तरफ स्थित होती है। नेत्र विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कार्यकी तथा रोग एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेत्रदान में कनीनिका अर्थात कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। इन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को सामंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय वो सामान्य गति से कार्य करने लगता है। SA नोड या सिनोएट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने आलिंद में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। किंग कोबरा एक अंडयुज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20 से 50 अंडे देती है। ये सर्प अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं अर्थात इनमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करैत सर्प के विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होते हैं जबकि वाइपर के विष रुधिर विषी होते हैं। ध्यातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी है। एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कोलिन्स व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण हेतु नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की है। जिमी डोनल वेल्स विकिपीडिया के जनक हैं। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायन के मिश्रण जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडिबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर वैकल्य हो जाते हैं। अपर्दन चक्र को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपर्दन जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का विकास काफ़ी भाग मृदा अपर्दन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती है। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। विशेषकर फॉस्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जहां उच्च बीओडी है वहां निम्न घुली ऑक्सीजन होगा। बीओडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। डीओ यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी यानी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तनों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय 1 वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पोंड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेजी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पाइरोगायरा मुख्यतः अस्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आँख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आँख से आगे की ओर तथा दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकतानुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। विषाणु और कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। गैम्बूस या ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूस या फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधा आदि है। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे एवं लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। जीवाणुओं में पराक्रमण तथा संयुग्मन की खोज क्रमशः लैंडरबर्ग एवं जिंडर तथा लैंडरबर्ग एवं टाटम द्वारा की गई। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन द्वारा इकोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉनवर्ग द्वारा तथा संपूर्ण
आनुवंशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। प्रमुख दिवस वो दिन, ये भी कॉलम है तो इसको भी आप कॉपी में लिख के रखेंगे या पेज में लिख करके दीवार पे चिपकाएंगे और रोज़ देखेंगे तो ही ये आपको याद हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। और 10 जनवरी को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है, जो कि बीत चुका। यहाँ पर भी है विभिन्न कृषि क्रांति वो संबंधित क्षेत्र, इसको भी पेज में लिख करके दीवार पे चिपकाना होगा, तब जा करके ये ठीक से याद हो पाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। और है यहाँ पे विभिन्न संस्थान केंद्र और वो कहाँ स्थित है वो बताना है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा, जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर, जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, बिरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद जिला हैदराबाद, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इसके बाद है प्रश्न कोश। विविध चैप्टर का जो प्रश्न कोश है तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगातार बने रहें। हम जल्द ही आपके लिए आ रहे हैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर के, एक नए अंदाज में, जो कि इससे काफ़ी बेहतर होने वाला है। और अगर ज़्यादा बेहतर हो गया तो ये पुराना वाला सारा वीडियो हम डिलीट कर देंगे और इसको फिर से एक बेहतर ढंग से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो धन्यवाद।